तो इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ भी मैंने क्रॉस वाला मार्क डाला है तो अब ये वाला स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना, और जहाँ पर टिक डाला है वहां पर ये वाला स्टेटमेंट लिख देना। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं और ये दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। टोटल 4 ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे एग्जाम्पल में 4 into 3 में जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है वो एक ऑपरेटर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। A variable is a letter or symbol that represents an unknown value. वेरिएबल एक लेटर या सिंबल होता है जो एक अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन हमें दिया गया है x+3 = 10। इसमें x एक वेरिएबल है क्योंकि वो एक अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 3 के अंदर हम लोग कौन सा नंबर ऐड करने पर हमें 10 मिलता है ये कहना चाहता है ये इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग x के बदले 7 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 7+3 = 10। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसा लेटर या सिंबल जिसकी वैल्यू अननोन है उसे कहते हैं हम वेरिएबल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 3x+7। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर 7 एक कांस्टेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है और हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। एक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स का जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर हमने देखा था 3x+7, ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर एक वैल्यू मिलने वाली है। तो एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स होता है जिसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है 2x+5। इस एक्सप्रेशन के अंदर भी अगर x की वैल्यू गिवन है तो इसको सॉल्व करके हमें एक वैल्यू मिलेगी, इसलिए इस टर्म को हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल विद हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन। एक्सप्रेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि दो एक्सप्रेशन इक्वल है इक्वल टू का साइन यूज करते हुए। तो ऊपर हमने देखा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में 2 एक्सप्रेशन रखे गए और उन 2 एक्सप्रेशन के बीच में एक इक्वल टू का साइन डाला गया है जो बता रहे हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। यहाँ पर 9 भी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा क्योंकि ये भी एक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पर 2 एक्सप्रेशन को इक्वल टू का साइन यूज करके इक्वल बताया गया है उसे हम कहते हैं इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है LHS जिसका फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड। इट इज द पार्ट ऑफ एन इक्वेशन दैट अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल टू साइन। तो LHS इक्वेशन का वो पार्ट होता है जो इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में आता है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया गया है, उसके लेफ्ट में आ रहा है x+4। तो इस इक्वेशन के अंदर x+4 हो जाएगा LHS। नेक्स्ट है RHS जो कि है राइट हैंड साइड। इट इज द पार्ट ऑफ एन इक्वेशन दैट अपीयर्स टू द राइट ऑफ द इक्वल टू साइन। RHS वो पार्ट ऑफ इक्वेशन है जो इक्वल टू के साइन के राइट साइड में आता है। यहाँ पर हमने सेम इक्वेशन लिया है x+4 = 9, उसमें 9 आ रहा है इक्वल टू के साइन के राइट में, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा RHS। तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में हमें फर्स्ट 3 कॉलम्स फिल करके दिया गया, हमें 4th कॉलम को फिल करना है। इस टेबल के अंदर 9 पार्ट्स है, हर पार्ट में हमें एक इक्वेशन दिया गया है और उस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू भी दी गई है। हमें वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो हम टेबल में लिख सकते हैं यस। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं है तो हम टेबल में लिखेंगे नो। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया x+3 = 0 और x की वैल्यू दी गई है 3। तो यहाँ पर राइट साइड में मैं ये इक्वेशन लिख दूंगा x+3 = 0। तो इस इक्वेशन के अंदर x के बदले पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3+3 = 0। 3+3 इक्वल हो जाएगा 6 के और इक्वल टू में आ जाएगा 0। हमें पता है कि 6 और 0 इक्वल नहीं होते, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं है हम कह सकते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर आ जाएगा नो। यहाँ पर सेकंड और थर्ड पार्ट में भी हमें सेम ही इक्वेशन दिया गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इस इक्वेशन में पुट किया गया है 0। तो अगर हम लोग यहाँ पर x के पहले 0 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0+3 = 0। तो 0+3 इक्वल हो जाएगा 3 के, तो हमें मिल जाएगा 3 = 0। 3 और 0 इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल नहीं है तो इसलिए हमें आंसर मिल जाएगा नो।
थर्ड पार्ट के अंदर x की वैल्यू दी गई है -3। तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग x के बदले -3 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3 + 3 = 0। -3 + 3 = हो जाएगा 0 के, यहाँ पर इक्वल में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो इसलिए इस पार्ट का आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दिया गया x - 7 = 1 और x की वैल्यू दी गई है 7। तो यहाँ पे x के बदले 7 पुट कर देगी तो हमें मिल जाएगा 7 - 7 जो कि इक्वल टू होता है 0 के। तो 0 1 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट पार्ट में भी यहाँ पे सेम इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे x की वैल्यू 8 दी गई है, तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग x के बदले 8 डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 8 - 7 जो कि इक्वल टू होता है 1 के। यहाँ पर 1 = 1 आ रहा है, इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो इसलिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दिया गया 5x = 25 और x की वैल्यू दी गई है 0। तो इस इक्वेशन के अंदर x के बदले 0 पुट करेगी तो हमें मिल जाएगा 5 × 0। 5 × 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 के, तो 0 और 25 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इस पार्ट के अंदर आंसर आ जाएगा नो। यहाँ पर 7th पार्ट के अंदर x के बदले 5 पुट किया गया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करने पर हमें मिल जाएगा 5 × 5 जो कि होता है 25। यहाँ पर 25 = 25 हो जाएगा, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो इस पार्ट का आंसर हमें मिल जाएगा यस। नेक्स्ट पार्ट में x के बदले -5 पुट किया गया है, तो हमें मिल जाएगा 5 × -5। 5 × -5 इक्वल टू हो जाएगा -25 के, तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो इस पार्ट का आंसर हमें मिल जाएगा नो। लास्ट 3 पार्ट में सेम इक्वेशन यूज किया गया है, तो उसको मैं राइट साइड में लिख देता हूँ m/3 = 2। यहाँ पर 3 पार्ट से 9th 10th और 11th। 9th पार्ट के अंदर m की वैल्यू -6 दी गई है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर m के वैल्यू -6 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -6/3 = 2। यहाँ पर 3 1 से 3 आ जाएगा और 3 - 2 से हो जाएगा -6, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -2 = 2। तो यहाँ पर -2 और 2 इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं -2 ≠ = 2। तो क्योंकि यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे m की वैल्यू 0 दी गई है, तो इसलिए इस इक्वेशन के अंदर हम लोग m के बदले 0 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0/3 = 2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा 0 और इक्वल टू में आ जाएगा 2। 0 और 2 इक्वल नहीं है, तो हमें मिल जाएगा 0 ≠ = 2। यहाँ पर भी LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नो। लास्ट पार्ट में m की वैल्यू 6 दी गई है, तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग m की वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6/3 = 2। यहाँ पर 3 1 से 3 आ जाएगा और 3 2 से 6 आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 = 2। तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल है, तो इसलिए लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा यस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें 6 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक इक्वेशन दिया गया और साथ में ब्रैकेट के अंदर उस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू भी दी गई है। तो इस वैल्यू को हम लोग को गिवन इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि LHS इक्वल है RHS के या नहीं। अगर LHS और RHS इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर इस वैल्यू को पुट करने पर हमें LHS और RHS इक्वल नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया n + 5 = 19 और n की वैल्यू दी गई है 1। तो n = 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 + 5 = 19। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 = 19। तो यहाँ पर 6 और 19 इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इस स्टेप के बाद आप एक स्टेटमेंट लिख देना, द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज नॉट अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं एक क्रॉस का मार्क डाल लूंगा, तो इसमें आप ये वाला स्टेटमेंट लिख देना। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया 7n + 5 = 19 और n की वैल्यू दी गई है -2। तो इस n की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 × -2 + 5 = 19। 7 × -2 इक्वल हो जाएगा -14 के और प्लस में आ जाएगा 5 तो इक्वल टू में आ जाएगा 19। -14 + 5 इक्वल हो जाएगा -9 के और इक्वल टू में आ जाएगा 19। तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल है RHS के और सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आपने पार्ट 1 में लिखा था। नेक्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दिया गया 7n + 5 = 19 और n की वैल्यू दी गई है 2। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7 × 2 + 5 = 19। 7 2 हो जाएगा 14 प्लस में आ जाएगा 5 और इक्वल टू हो जाएगा 19। तो यहाँ पर 14 + 5 इक्वल हो जाएगा 19 के और इक्वल टू में आ जाएगा 19। यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं टिक मार्क डाल रहा हूँ, तो अब ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो मैंने अभी कहा। यहाँ पर राइट साइड में मैं क्रॉस और टिक के लिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ भी मैंने क्रॉस वाला मार्क डाला है तो अब ये वाला स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना और जहाँ पर टिक डाला है वहां पर ये वाला स्टेटमेंट लिख देना।
चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू दी गई है 1। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर p के बदले 1 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 13। यहाँ पर 4 1 से 4 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 14। 4 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 और इक्वल टू में आ जाएगा 13। यहाँ पर 1 और 13 इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 नॉट इक्वल टू 13। तो इस पार्ट के अंदर मैं क्रॉस वाला मार्क डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू दी गई है माइनस 4। यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 13। 4 इंटू माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 के, माइनस में आ जाएगा 3 इक्वल टू 13। माइनस 16 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 19 के और इक्वल टू में आ जाएगा 13। तो यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा, यानी द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज नॉट अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई थी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो लास्ट पार्ट में भी हमें इक्वेशन दिया गया और p की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर p इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 13। 4 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 3 इक्वल टू 13 हो जाएगा। 0 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 13। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है तो लास्ट पार्ट का आंसर भी हमारा आ जाएगा क्रॉस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करके गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी उन इक्वेशंस के अंदर प्रेजेंट होने वाले अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए जान लेते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है जहाँ पर हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करके बड़ी वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट करते जाते हैं और चेक करते हैं कि वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर किसी वेरिएबल के बदले एक वैल्यू पुट करने पर हमें LHS और RHS इक्वल मिल रहा है तो वो हो जाएगी उस वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पर ट्रायल एंड मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लॉन्ग मेथड है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का फास्टेस्ट और इजिएस्ट तरीका आप एक्सरसाइज 4.2 में देखने वाले। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 देख लेंगे। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। तो यहाँ पर हम p के बदले 1 पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमें मिल जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 17। 5 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 के, प्लस में आ जाएगा 2 इक्वल टू 17। यहाँ पर 5 प्लस 2 इक्वल टू हो रहा है 7 के और यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा 70। यहाँ पर हमें LHS और RHS इक्वल नहीं मिल रहा है और वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमें फाइनल वैल्यू बहुत कम मिली है, मतलब यहाँ पर हमें p की हायर वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर अगर मैं p के बदले 2 पुट करूंगा तो हमें मिल जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू 17। 10 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 12 इक्वल टू में आ जाएगा 17। यहाँ पर भी हमें LHS और RHS इक्वल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर p की वैल्यू को और एक बढ़ा देंगे और p इक्वल टू 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमें मिल जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17 और फाइनल स्टेप में हमें मिल जाएगा 17 इक्वल टू 17। तो यहाँ पर फाइनली हमें LHS और RHS दोनों इक्वल मिल चुका है। तो इस पार्ट के अंदर हमें p की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ये 3 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करने पर हमें LHS और RHS दोनों इक्वल मिल रहा है। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग m के बदले 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ पर 3 माइनस 14 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 3 माइनस 14 इक्वल हो जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम m के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी हमें वैल्यू नेगेटिव ही मिलने वाली है। 3 भी पुट करेंगे तो 9 माइनस 14 नेगेटिव ही आने वाली है। अगर हम m के वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 15 और माइनस में आ जाएगा 14। तो 15 माइनस 14 करने पर हमें मिल जाएगा 1 इक्वल टू 4। तो 1 और 4 भी इक्वल नहीं है। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर 6 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 6 18 और 18 माइनस 14 इक्वल हो जाएगा 4k, यानी यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम m इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 3 6 18 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 14 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 18 माइनस 14 हो जाएगा 4k, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल है तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 6। वैसे तो इन इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू आप इजीली गेस कर सकते थे। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ रहा है तो आप डायरेक्ट p इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, मगर 1 से ज्यादा मार्क्स के लिए आ रहा है तो आपको और 1-2 वैल्यू पुट करके बताना है कि इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस तरीके से हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चन
क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे हैं। आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें 9 स्टेटमेंट्स दिए गए, उस स्टेटमेंट्स को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें दो नंबर्स दिए गए x और 4। अगर हम उन दो नंबर्स को ऐड करेंगे यानी उनका सम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन आ जाएगा x + 4 = 9। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। अगर हम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8। तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए भी इक्वेशन आ चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया 10 टाइम्स a इज 70। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे a तो हमें मिल जाएगा 70। यहाँ पर 10 और a के बीच में मैंने कुछ साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है 10 × a। तो इस पार्ट में हमारा इक्वेशन आ जाएगा 10a = 70। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया द नंबर b / 5 गिव्स 6। अगर हम b से डिवाइड करेंगे 5 को तो हमें मिल जाएगा 6। तो इस पार्ट के लिए भी हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया 3/4 ऑफ t इज 15। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया 3/4 ऑफ t। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख देंगे 3/4 × t। यहाँ पर 3 × t हो जाएगा 3t और डिवाइड में आ जाएगा 4। तो इस स्टेटमेंट में दिया गया था कि 3/4 ऑफ t इज 15, यानी 3t/4 = हो जाएगा 15 के। तो ये हमारा इक्वेशन आ चुका है 3t/4 = 15। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया 7 टाइम्स m + 7 गिव्स यू 77। अगर हम 7 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे 7 को तो हमें मिल जाएगा 77। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया 1/4 ऑफ अ नंबर x - 4 गिव्स 4। यहाँ पर दिया गया 1/4 ऑफ m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 × m। तो ये इक्वल टू हो जाएगा m / 4। तो यहाँ पर m / 4 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से तो हमें मिल जाएगा 4। यहाँ पर 8th पार्ट में दिया गया है इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। अगर हम लोग 6y के अंदर से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 60। लास्ट पार्ट में दिया गया इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। अगर हम 1/3 ऑफ z जो कि होता है z / 3 उसके अंदर ऐड करेंगे 3 तो हमें मिल जाएगा 30। तो हमने सभी पार्ट्स के लिए इक्वेशंस बना दिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 8 इक्वेशंस दिए गए, उन सारे इक्वेशंस को हम लोग को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिखना है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया गया p + 4 = 15। तो इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ p and 4 गिव्स 15, यानी अगर हम लोग p और 4 का सम निकालेंगे उसका मतलब p + 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। तो ये स्टेटमेंट प्रॉपर्ली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पार्ट में इक्वेशन दिया गया m - 7 = 3। तो हम लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3। अगर हम m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया 2m = 7। तो इसको लिख देंगे हम 2 टाइम्स m गिव्स 7। फोर्थ पार्ट में दिया गया m / 5 = 3। तो इसे हम लिख देंगे m / 5 गिव्स 3। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल फोर्थ पार्ट की तरह ही, बस यहाँ पर हम लिख देंगे 3 टाइम्स m / 5 गिव्स 6। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 3p + 4 = 25। इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 3 टाइम्स p and 4 is 25। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया गया 4p - 2 = 18। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p is 18। सिमिलरली लास्ट पार्ट भी देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया p / 2 + 2 = 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ p / 2 and 2 is 8। यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ और 8th पार्ट को आप और एक तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले फोर्थ पार्ट के लिए देख लेंगे। फोर्थ पार्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5 ऑफ m is 3, क्योंकि 1/5 ऑफ m को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 × m। 1 × m = हो जाएगा m के, तो हमारे पास आ जाएगा m/5 और फिर हम इस 3 लगा दिए क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में दिया गया = 3। उसी तरीके से फिफ्थ पार्ट के लिए आ जाएगा और एक आंसर 3/5 ऑफ m is 6 और 8th पार्ट के लिए और एक आंसर आ जाएगा सम ऑफ हाफ p and 2 is 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है। उस स्टेटमेंट का यूज करके हमें इक्वेशन बनाना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m to be the number of permits मार्बल। अगर हम परमित के मार्बल को 5 गुना कर दे और उसमें और 7 मार्बल्स ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा इरफान के मार्बल्स, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है वो है 37। परमित के मार्बल्स को हम लोग m से डिनोट करने वाले, तो चलिए इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। यहाँ पर हम परमित के मार्बल्स को 5 टाइम्स कर देंगे यानी 5m ले लेंगे और उसमें और 7 मार्बल्स ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 37 मार्बल्स, जो कि इरफान के पास था। तो ये हमारा इक्वेशन आ चुका है फर्स्ट पार्ट के लिए। चलिए सेकंड पार्ट के लिए इक्वेशन रेडी करते हैं। यहाँ पर दिया गया लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। टेक लक्ष्मी's एज टू बी y years. लक्ष्मी के फादर की एज थी 49 years और अगर हम लोग लक्ष्मी की एज को 3 गुना कर दे और उसमें और 4 साल ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगी लक्ष्मी के फादर की एज, जो की थी 49 years। यहाँ पर हम लक्ष्मी की एज को डिनोट कर रहे हैं y years से। यहाँ पर हम 3 टाइम्स y कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे और 4 साल, तो हमें मिल जाएगा लक्ष्मी की फादर की एज, जो की थी 49 years। तो सेकंड पार्ट के लिए भी इक्वेशन आ चुका है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। और यहाँ पर दिया गया द हाईएस्ट स्कोर इज 87 और लोएस्ट मार्क्स को यहाँ पर एल से डिनोट किया गया। एक क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था और टीचर बोलती है कि अगर हम लोएस्ट मार्क्स को दुगना कर दे और उसमें और 7 मार्क्स ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा हाईएस्ट मार्क्स, जो कि एक स्टूडेंट ने लिया था। और यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स गिवन है जो कि है 87। लोएस्ट मार्क्स को हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोएस्ट मार्क्स एल लेंगे और उसको दुगना कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे और 7 मार्क्स, तो हमें मिल जाएगा हाईएस्ट मार्क्स, जो कि था 87। यहाँ पर थर्ड पार्ट के लिए भी हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी b in degrees, remember that the sum of all the angles of a triangle is 180 degrees। इस स्टेटमेंट का मतलब जानने से पहले हम जान लेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, वर्टेक्स एंगल और बेस एंगल क्या होता है। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं और ये दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, जिसको यहाँ पर मैंने v से डिनोट किया है, और नीचे के दो एंगल्स को हम लोग बोलते हैं बेस एंगल, जिसको मैं यहाँ पर b से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। अगर हम लोग बेस एंगल लेंगे और उसको दुगना कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा वर्टेक्स एंगल की। तो यहाँ पर v की वैल्यू आ चुकी है 2b। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। हमें पता है कि अगर हम ये तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 180 डिग्रीज। तो चलिए इन तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा v प्लस b इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पर 2b प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 3b के, और 3b में अगर हम लोग और एक b ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4b। तो यहाँ पर हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा 4b इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है।